नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हम लोग म्यूचुअल फंड्स तो लेते हैं या बहुत लोग मार्केट से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके ऐसा कोई फंड की तलाश जरूर करते हैं कि जिनमें वो मंथली एसआईपी के थ्रू या लमसम में भी बहुत लोग जाते हैं, लेकिन एसआईपी इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। तो लेकिन एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो हम करते हैं दोस्तों, लेकिन म्यूचुअल फंड भी कौन सा, इसके भी बहुत सारे कैटेगरी हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड का जो बेसिक नॉलेज होता है वो सिर्फ इतना ही पता होता है कि म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को हमारे बिहाफ पे इनडायरेक्टली हमारा कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए सिर्फ हम मंथली उसे जो एसआईपी के थ्रू अपना एक फिक्स अमाउंट होता है वो हम उसमें पे करते हैं। लेकिन ये पैसा हमारा जाता कहां है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज होती है इन्वेस्टर्स को कि सिर्फ ये पैसा लार्ज कैप, मिडिल कैप और स्मॉल कैप की जो कंपनियां होती हैं उसमें जाके ये पैसा डाइवर्सिफाई होता है। लेकिन हमें और भी ज्यादा डीप नॉलेज इसके बारे में रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कोई लार्ज कैप फंड या मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड ले लेते हैं तो वो पैसा वहीं तक सीमित रहता है या फिर वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बढ़िया इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि जब मार्केट का फॉल डाउन चलता है, जैसे कि इस वक्त मार्केट गिर रहा है, पिछले 2 से 3 सेशन में हम देख रहे हैं कि यूएस में जो रिसेशन आने वाला है, तो एज अ इन्वेस्टर जो लोग डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में काम करते हैं या शेयर मार्केट में डायरेक्ट काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपना पूरा टाइम मार्केट को नहीं दे सकते। उनका काम कह लीजिए, जॉब कह लीजिए या प्रोफेशन ऐसा होता है, वो अपने डेली रूटीन में मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अपना टाइम मार्केट को डायरेक्ट नहीं दे पाते। वो नहीं ट्रैक कर पाते कि मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जिस शेयर में है या जिस फंड में है वो क्या प्रोग्रेस कर रहा है डे बाय डे, उसके अंदर जो मूवमेंट होती है। जैसे आजकल मार्केट क्रैश कर रहा है या आजकल जो मार्केट 5% गिर रहा है, कभी 3% गिर रहा है, तो ये सब देखते हुए जो डायरेक्ट इन्वेस्टर होता है, जो बिगिनर होता है, वो जल्दी पैनिक में आ जाता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे होता है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड। लेकिन दोस्तों यहां हम समझेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड को मैं डायरेक्ट अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहा हूं और अभी करंट लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं या मैंने कर भी रखा है, तो उसे मैं डाइवर्सिफाई कैसे करूं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं या हम किसी एक म्यूचुअल फंड को पिक करते हैं कि मुझे अब इसमें इन्वेस्ट करना है, तो हमें इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग्स देखनी पड़ेंगी। और जब हम किसी म्यूचुअल फंड को पिक करते हैं कि इसमें अब मुझे इन्वेस्ट करना है, तो उसमें हमें कम से कम ये 3-4 जो बेसिक डिटेल्स ऊपर की होती है ये जरूर आप देखिएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा रिस्क न लेते हुए, भले कम रिवॉर्ड हमें मिले, कम इंटरेस्ट हमें मिले या रिटर्न अगर हमें कम मिलता है, तो हम लार्ज कैप की तरफ चले जाते हैं कि लार्ज कैप फंड दे दो या ब्लू चिप फंड दे दो। ब्लू चिप और लार्ज कैप एक ही तरह के होते हैं। वो लार्ज कैप में भी वो कंपनियां होती है जो कंसिस्टेंटली 5 सालों से अच्छा रिटर्न या उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बढ़ता हुआ आ रहा है या प्रॉफिट बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो तो कंपनियां बेटर होती हैं, बट उसमें थोड़ा रिटर्न होता है वो थोड़ा कम होता है दोस्तों अदर जो म्यूचुअल फंड्स है मिड और स्मॉल के बिहाफ पे। और उसी के साथ साथ कुछ लोग मिड कैप फंड में पैसा डालते हैं और कुछ स्मॉल कैप में डालते हैं। लेकिन यहां समझने की एक बहुत ही जरूरत बात है दोस्तों कि जब मार्केट पूरा गिरने लगता है और मार्केट में करेक्शन चल रहा होता है निफ्टी में, तो लार्ज कैप तो गिरता ही गिरते हैं इसके फंड, मिड कैप भी गिरता है, स्मॉल कैप भी गिरता है। लेकिन कुछ फंड्स ऐसे होते हैं या उस समय के कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे गिरावट वाली मार्केट में भी थोड़ा सस्टेन कर जाते हैं, थोड़ा उनमें कम गिरावट होता है और शेयर्स के मुकाबले। तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड चूज करें तो मैं बताऊं उसमें 2 तरीके का फंड होता है। आप डायरेक्ट लार्ज, मिड और स्मॉल में जाएंगे तो आप उस कैटेगराइज में, उस इन्वॉल्वमेंट में फंस जाएंगे। या कभी कभी मार्केट में ऐसा बुल रन होता है जिसमें मिड कैप, जैसे अभी पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे पीएसयूज बैंक हो या बहुत सारे ऐसे मिड कैप के जो शेयर्स थे जिन्होंने बहुत समय से अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया, वो सही चलने लगे। तो जिस किसी का पैसा म्यूचुअल फंड में पिछले 1 साल से मिड कैप में होगा उसे अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिखा होगा अपने पोर्टफोलियो में या अपने फंड में, जैसे 22 से 25% तक का रिटर्न। लेकिन वहां जिसके पास लार्ज कैप हो वो 12% का रिटर्न दिखा रहा है और जिसके पास स्मॉल कैप है हो सकता है वो 28% भी दिखाता हो। लेकिन फिलहाल के टाइम में जैसे मार्केट अभी गिर रहा है और ऐसी गिरावट में सबसे ज्यादा लॉस उन्हीं लोगों को और सबसे ज्यादा लो रिटर्न उन्हें ही देखने मिल रहा है जिनको अभी पिछले समय में ज्यादा अच्छा रिटर्न देखने मिला। मिड कैप सबसे ज्यादा गिरा है, स्मॉल कैप 28% जिसका रिटर्न होगा वो अभी 8% पे पहुंच गया है। तो ऐसे फॉलिंग मार्केट में क्या होता है ना, आपका पैसा बढ़ता तो है लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस तरह के शेयर्स थे जिन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया। अगर मार्केट में बुलिश माहौल है और उस वजह से शेयर्स ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जब कभी भी एक शार्प करेक्शन आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका शेयर नीचे जरूर आएगा। इसलिए लार्ज कैप में थोड़ा क्या रहता है, एक सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है कि अगर इसमें करेक्शन आया भी तो 5-10% तक ही आएगा। मिड कैप जैसे लोअर सर्किट्स या 20-20% या 10% जैसे जो डाउन ट्रेंड देखने मिलते हैं ये नहीं मिलेगा। कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड पिक करें तो आप एक फिक्स्ड कैटेगराइज वाला ना पिक करें, जैसे ये लार्ज, मिड और स्मॉल का। इसमें भी 2 तरीके के म्यूचुअल फंड आते हैं, जैसे एक मल्टी कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड। हालांकि आप मार्केट में जब अदर कंपनीज के म्यूचुअल फंड को बाई करने जाएंगे तो उसमें कई तरह के आजकल फंड आ गए हैं अलग अलग नामों से, लेकिन आप इन सब का जो रूट होता है वो घूम फिर के मार्केट में ही आता है। तो आपको ये चीज समझ के चलनी
चलनी पड़ेगी कि आप किसी भी तरह के नाम का या किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड उठाएं, वो उन पैसों को घुमा फिरा के लार्ज मिड स्मॉल कैप में ही डालेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर भी कैटेगराइजेशन होती है कि उसके अंदर भी क्या फ्लेक्सिबिलिटी है जो एक फंड मैनेजर को आपके पैसे को इन्वेस्ट करके उसे अच्छे तरह से रिटर्न में तब्दील करने में उसे क्या सहूलियतें मिलती हैं। तो ये देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब आप म्यूचुअल फंड चूज करें तो वो मल्टी कैप है या फ्लेक्सी कैप है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में क्या डिफरेंस होता है, और हम अपने म्यूचुअल फंड जब चूज करें तो हम मल्टी कैप फंड को चूज करें या फ्लेक्सी कैप फंड को चूज करें। कुछ पॉइंट्स को सुनने के बाद आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए म्यूचुअल फंड चूज करने के साथ साथ ये भी चूज करना कि वो मल्टी फंड हो या फिर फ्लेक्सी फंड हो, वो आपके लिए क्या बेनिफिट करता हुआ दिखेगा। दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड में मल्टी कैप फंड को चूज करते हैं तो मल्टी कैप फंड में आपका जो फंड मैनेजर होता है जिसके पास आपका पैसा जा रहा है उसके पास भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ ऐसे उसके ऊपर बाउंडेशन होते हैं कि उसे इन फिक्स रूल्स के हिसाब से ही काम करना है। जैसे कि वो आपके पैसे का 100% में से 25% डालेगा लार्ज कैप में, 25% लगाएगा मिड कैप में और 25% लगाएगा स्मॉल कैप में। बाकी का जो 25% होता है वो डेरिवेटिव्स में डालेगा, जो कमोडिटीज होती हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर और किसी करेंसी में भी वो डाल सकता है उन पैसों। और वहीं हम फ्लेक्सी कैप की बात करें तो वहां पे फंड मैनेजर को थोड़ी बाउंडेशन कम होती है, उसके पास एक फ्रीडम होता है कि वो आपके पैसे को अलग अलग तरीके से और अलग तरह के परसेंटेज में डिवाइड कर सके। वो उसके पास बाउंडेशन नहीं रहता है कि उसे लार्ज कैप फंड में 25% डालना है, 25 मिड या 25 स्मॉल, जैसे कि मल्टी कैप वाले फंड मैनेजर को ये फैसिलिटीज नहीं थी। अगर फ्लेक्सी कैप में अगर मार्केट में ऐसा दिख रहा है कि फॉल चल रहा है तो मार्केट में सबसे ज्यादा फॉल कहां कम है। अगर लार्ज कैप में उस समय जाना सही है क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन चल रहे हैं, तो वो आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाया पैसा लार्ज कैप में शिफ्ट कर देता है, जिससे कि आपके जो फंड की वैल्यू है वो कम नहीं होती है और आपका पैसा सेफ भी रहता है। एक फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर 60 से 65% पैसा चाहे तो किसी एक कैटेगराइज फंड में रख सकता है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में। उसके पास कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है कि उसे ये पैसा तीनों में इक्वली डिवाइड करके रखना पड़ेगा। तो यहां हमने जो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में दोनों में एक एक पॉइंट जो डिस्कस किया, इसमें अगर बेनिफिट देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप वाले को मिलता है, क्योंकि अगर मार्केट बहुत ही बुलिश है तो वो पैसा उठा करके वो उस कैप में लगा सकता है जहां पे रिटर्न ज्यादा आ रहा हो, और मार्केट अगर बेरिश है, जहां पे मार्केट में ज्यादा फॉल चल रहा है, गिरावट है, या आने वाला पीरियड ऐसा दिख रहा है कि जहां स्मॉल कैप और मिड कैप को थोड़ा हार्म हो सकता है, तो वो उस पैसे को उठा के लार्ज कैप में शिफ्ट करेगा जहां पे करेक्शंस बहुत कम होती हैं। हाँ, हम मल्टी कैप और फ्लेक्सी का एक एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे कि मल्टी कैप में मैंने बताया कि 25-25-25% तीनों कैटेगरी में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में आपका पैसा रहता है। तो वहां एक नुकसान ये होता है कि मार्केट के गिरने पे फंड मैनेजर चाह के भी आपके एक फंड को कहीं और एलोकेट नहीं कर पाता है। अगर आपका 25% पैसा अगर लार्ज कैप में और लार्ज कैप में डाउनफॉल चल रहा है तो वो उस पैसे को निकाल के मिड और स्मॉल में नहीं डाल पाता है। ये एक सबसे बड़ा मेजर इसका प्रॉब्लम है, जहां पे रिटर्न पे भी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। और डाइवर्सिफाइड होने के साथ साथ जैसे इसने 25-25% तीनों जगह लगाया, बाकी का 25% डेरिवेटिव, कमोडिटी और करेंसी में लगा होता है। जैसा कि आप अभी जानते होंगे कि गवर्नमेंट ने गोल्ड के रेट में थोड़ा सा ड्यूटी को कम कर दिया, तो उससे डिस्काउंट मिल गया, गोल्ड का रेट डाउन आ गया। तो जिस फंड मैनेजर ने भी आज से महीने भर पहले भी गोल्ड के रेट में आपके 25% में से कुछ अमाउंट अगर इन्वेस्ट किया होगा तो उसे आज 6 से 7% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा होगा। अगर वहीं देखा जाए इसके जस्ट अपोजिट फ्लेक्सी फंड में क्या होता है, जो फंड मैनेजर है मोस्टली आपका 60 से 70% पैसा तो वो इक्विटी मार्केट में ही रखता है, और उसे भी वो रोटेट करता रहता है टाइम टू टाइम लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में। जैसा भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है, मार्केट जिस भी सेक्टर पे बुलिश हो रहा होता है, वो पैसा वहां पे वो रोटेट करता रहता है। और सबसे कम पैसा जैसे कि 20 से 15% तक वो आपका डाइवर्सिफिकेशन दिखाने के लिए कमोडिटीज और गोल्ड पे लगा देता है, तो जहां रिटर्न वैसे भी बहुत कम आता है। तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न ज्यादातर अभी तक का जो हिस्ट्री है वो तो फ्लेक्सी फंड को ही दिखा है। और हम तीसरे पॉइंट पे बात करें तो यहाँ मल्टी और फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में एक आपको फायदा अगर देखने को मिले ओवरऑल ये है कि आपका जो फंड है एज नोन, आपको बस पता रहता है कि ठीक है मेरा पैसा इन 3 कैप फंड्स में इन्वेस्टेड है। और खास करके जो लार्ज कैप में है, तो लार्ज कैप में क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा बनी रहती है, तो वहां का पैसा फिक्स रहता है। जहां आप अदर ट्रेंड में सेम फंड का अगर आप देखें तो जब मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ ऊपर जाता है तो जो फ्लेक्सी फंड होगा उसकी रिटर्न और आपके जो मल्टी कैप का रिटर्न है उसमें थोड़ा बहुत तो फर्क दिखेगा ही दोस्तों। तो यहाँ पे ये है कि ओवरऑल अगर 2-4% की बात करें या मिनिमम 5 से 10% तक का कहीं कहीं किसी बड़े फंड के एलोकेशन होते हैं, उसमें दिखा है कि फ्लेक्सी फंड आपको मल्टी कैप फंड से 8 से 10% रिटर्न ज्यादा बना करके देता है। और चौथे पॉइंट पे हम ये बात करेंगे कि अगर हम किसी फंड मैनेजर को अपना पैसा दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, फंड मैनेजर से यहां मतलब ये भी होता है दोस्तों कि आप जिस फर्म को अपना पैसा दे रहे हैं, जैसे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं मार्केट के कुछ ट्रेंड में नाम चलते हैं म्यूचुअल फंड, आपको सबको पता है, जैसे आजकल तो लगभग हर बैंक अपना अपना म्यूचुअल फंड निकाल रही है। तो मैं एक बेसिक सा नाम ले लेता हूं, जैसे HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, जितने भी ये बैंक्स हो गए, इनका अपना खुद का म्यूचुअल फंड है।
और इसके साथ साथ ऐसे भी अलग से प्राइवेट एनबीएफसी कंपनियां हैं जो कि सिर्फ म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस लेके आती हैं, तो वो अपने भी अलग अलग नामों से म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड करने का काम करती है। यहाँ आपको यही देखना है कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, लार्ज मिड स्मॉल के साथ साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी कितना प्रोवाइड करता है, जहां पे फंड मैनेजर को आजादी हो कि वो आपका फंड को समय समय पे डाइवर्सिफाइड करता रहे और मार्केट के जो बुलिश और बेरिश ट्रेंड होते हैं उसके हिसाब से आपके पैसे को सेफ रखते हुए सही जगह इन्वेस्ट करे, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ दिखे। क्योंकि एक बढ़िया म्यूचुअल फंड चूज करने के साथ साथ हमें उसके मोड को भी चूज करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल मिड और लार्ज वाले आप म्यूचुअल फंड अगर चूज करते हैं तो वो तो बेस्ट है, लेकिन यहां आपको समझने में आसानी हुई होगी कि आपको अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के साथ साथ उसे मल्टी कैप फंड में सिलेक्ट करें या फ्लेक्सी कैप में। दोस्तों हम जब मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप को चूज करते हैं हम अपने म्यूचुअल फंड में, तो वहां हम एक बात का और ध्यान देना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि उसके बारे में जो फंड मैनेजर है आपका या जो पॉलिसी आपको देने आ रहा है वो भी आपको नहीं बताता है। इसमें भी दो तरीके होते हैं, जैसे एक डायरेक्ट फंड और एक रेगुलर फंड होता है। जब हम फंड को चूज करते हैं तो फंड एडवाइजर हमें ये चीज नहीं बताता है कि सर आप डायरेक्ट फंड के साथ जाइए या फिर रेगुलर फंड के साथ जाइए। इनके बीच में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप रेगुलर फंड को चूज करते हैं तो वहां पे आपको 1 से 1.5% का रिटर्न कम देखने को मिलता है। वैसे ही रेगुलर फंड का क्या होता है, जो एनएवी होता है वो ज्यादा उसको हर्डल किए बगैर वो एनएवी मार्केट के हिसाब से ही ऊपर नीचे ट्रेंड करता है। जबकि डायरेक्ट फंड में क्या होता है, आपके फंड का जो एनएवी है हर दिन मार्केट के चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो उसके हिसाब से उसकी एनएवी में चेंजेस आते हैं। हालांकि इसको एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडेशन के हिसाब से देखा जाए तो रेगुलर और डायरेक्ट का शॉर्ट टर्म में कुछ खास इंपैक्ट तो नहीं पड़ता है, लेकिन जिसने भी 10 साल से ऊपर 15 या 20 साल तक का म्यूचुअल फंड रखा है और जिसे फ्यूचर में बहुत बड़े एक लॉन्ग टर्म कहते हैं ना अच्छे वेल्थ की उम्मीद होती है, उसके फंड में वैसे भी टैक्सेस में ये काउंट हो जाता है, इनकम टैक्स आता है, तो हम एक्स्ट्रा 1.5% क्यों दें। इसीलिए कभी भी आप म्यूचुअल फंड चूज करें तो पहले तो म्यूचुअल फंड का मोड फ्लेक्सी फंड का ऐप की तरफ हो, और उसके बाद भी वो किस तरह का फंड है, रेगुलर या डायरेक्ट, तो उसमें आप डायरेक्ट फंड जरूर चूज करें और अपना 1 से 1.5% बचाएं। हालांकि ये परसेंटेज बहुत बड़ा होता है एक लॉन्ग टर्म के रिटर्न के पर्सपेक्टिव में, और खास करके जब आप इनकम टैक्स पे करेंगे तो उसमें जब एडिशनल 1.5% आपका जाएगा, प्लस फंड मैनेजर का भी जो कट होता है, जो म्यूचुअल फंड का ओवरऑल एक्सपेंस होता है वो भी 1-1.5% का होता है। तो इन सबको देखते हुए इधर आप अगर 1.5% बचाते हैं और उधर 1.5% म्यूचुअल फंड के मैनेजर को एज अ कट देते हैं, तो वो एक सेटलमेंट हो जाती है, वो आपका पैसा जो है इक्वली डिवाइड रहता है। तो ये सबसे बेस्ट वे होगा आपके म्यूचुअल फंड को चूज करने का। और जिसमें देखिए सबसे ज्यादा फायदा तो एज लॉन्ग एज जितना आप उसमें बने रहेंगे, जितना लॉन्ग आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि 10 साल या 15 साल का फंड है तो आपने 5, 10, 15 या जो भी आपका अमाउंट ऑफ एसआईपी आप उससे ही कंटिन्यू रहें। आपके इनकम बढ़ने के बाद जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ते जाते हैं 5 साल निकलने के बाद आप कोशिश करें कि अपने एसआईपी के अमाउंट में भी कुछ परसेंटेज उसको इंक्रीमेंट करें। हर साल 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट करके चलेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट होगा, लेकिन आप 5 साल पे और 3 साल पे भी उसमें 5 से 10 हजार रुपए या एज पर योर कैपेबिलिटी आप उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो कि आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरा मेरा पर्पस यही था कि मैं आपको एक म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन जानकारी दे पाऊं, और एक बेसिक ऐसी नॉलेजेस होती हैं जो आंख के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती है, या फिर जो फंड मैनेजर होता है या फिर आपका जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर होता है वो आपको नहीं बताता है, या तो पेपर वर्क के वजह से या जैसे भी। लेकिन ये है कि आपका अपना नुकसान ना हो दोस्तों, और म्यूचुअल फंड आप चूज करें तो सही चूज करें, क्योंकि आप बहुत लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि 10-15 साल बाद आपको रिग्रेट हो कि तब ये ऑप्शन चूज कर लेता तो आज मेरा ज्यादा बेनिफिट होता। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और मेरा नॉलेज अच्छा लगा आपके प्रति, तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेते आऊंगा। नमस्कार दोस्तों।